हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। चैप्टर 3 आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है शारीरिक शिक्षा का अर्थ, लक्ष्य एवं उद्देश्य, अर्थात मीनिंग, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। जो हम शारीरिक शिक्षा के जानेंगे इस चैप्टर के माध्यम से, और भी काफ़ी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे शारीरिक शिक्षा के बारे में। तो सबसे पहले अर्थ जान लेते हैं। शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या है? सबसे पहले मैं सिंपल अर्थों में इसका अर्थ लिखूंगा, फिर कुछ विद्वानों की परिभाषाएं हैं वो भी हम जानेंगे। तो जो 2-3 विद्वान हैं उन्होंने शारीरिक शिक्षा के बारे में अपनी अलग अलग आवाज़ दी है, अपनी अलग अलग धारणाएं बताई हैं, तो वो भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी तरफ से एक परिभाषा लिखता हूँ कि बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा शारीरिक शिक्षा कहलाती है। तो ये एक परिभाषा है सिंपल सी। तो बच्चे के जो संपूर्ण विकास है उसके लिए जो शारीरिक गतिविधियां कराई जाती हैं उसके माध्यम से उसको शिक्षा मिलती है, उसको हम शारीरिक शिक्षा कहते हैं। तो जो संपूर्ण विकास से हमारा अभिप्राय है कि एक व्यक्ति का या बच्चे का संपूर्ण विकास कब होता है? जब वह अपने व्यक्तित्व को सामाजिक दृष्टि से या एक प्रकार से समाज के अर्थों में या अपने स्तर पर उसको मानसिक और शारीरिक या भावनात्मक अभिव्यक्ति की एक स्वतंत्रता और उसको समझने की जो उसकी प्रक्रिया है वो उसमें पारंगत हो जाता है, तो उसको हम संपूर्ण विकास कहते हैं। तो ऐसी शिक्षा जिससे बच्चे का संपूर्ण विकास हो और उस शिक्षा में कुछ शारीरिक गतिविधियां भी शामिल हो, तो उसे हम शारीरिक शिक्षा कहते हैं। शारीरिक शिक्षा जो सामान्य शिक्षा है जो हम ग्रहण करते हैं स्कूलों में, विद्यालयों में, तो उससे अलग नहीं है, ये उससे जुड़ी हुई है, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक हैं। सामान्य शिक्षा शारीरिक शिक्षा के बिना अधूरी है, क्योंकि सामान्य शिक्षा ले लेते हैं हम, अगर हमारा शारीरिक विकास या शारीरिक ढांचा सही नहीं है तो उस शिक्षा का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसी तरह अगर हमें शारीरिक शिक्षा का ज्ञान है मगर सामान्य शिक्षा का हमें कुछ भी पता नहीं, तो हम समाज के दायरे से थोड़ा बाहर निकल जाते हैं। समाज में हमारा आचार व्यवहार, जो आदर है, जो एक प्रकार से जो रिलेशन होते हैं उसके बारे में हम अशिक्षित ही रहते हैं। तो ये दोनों ही शिक्षाएं एक दूसरे की पूरक हैं, एक दूसरे के साथ साथ ये दोनों शिक्षाएं कार्य करती हैं। तो कुछ अन्य विद्वान भी हैं, उनकी भी मैं यहाँ पर परिभाषा लिख देता हूँ। तो एक विद्वान हैं J.F. विलियम्स। इन्होंने शारीरिक शिक्षा के बारे में क्या कहा है? इन्होंने कहा कि जो शारीरिक शिक्षा है वह मानव की शारीरिक गतिविधियों का एक सामूहिक रूप है। मतलब जो शारीरिक शिक्षा होती है उसमें शारीरिक शब्द या शारीरिक गतिविधि तो अवश्य ही आएगी, क्योंकि शारीरिक शिक्षा है तो शरीर के बारे में ज्ञान, शरीर के बारे में जो भी प्रक्रिया है, गतिविधियां हैं, एक्टिविटी हैं, वो इसके बिना शारीरिक शिक्षा अधूरी मानी जाती है। तो हर जो विद्वान ने हर अपनी बात कही उसमें शारीरिक एक्टिविटी का जिक्र अवश्य होता है। तो जो भी गतिविधियां सामूहिक रूप से है उनको हम अपनाकर किसी फल की प्राप्ति की ओर प्रेरित होते हैं। तो इन्होंने यही माना है कि शारीरिक, छोटे अर्थों में मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, शारीरिक गतिविधियों को अपनाकर मानव किसी फल अर्थात लक्ष्य, किसी फल की प्राप्ति करता है, तो उसे हम शारीरिक शिक्षा कहते हैं। तो जो विलियम्स हैं महोदय, इन्होंने सिंपल अर्थों में बताया है कि जो शारीरिक गतिविधियां हैं उनको अपनाकर हम
किसी विशेष लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और उसको प्राप्त करते हैं, या उसके बारे में हम अग्रेसित होते हैं, उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, तो जो भी हमारा ज्ञान है, जो शारीरिक गतिविधियां हैं उसका, तो वो उस दौरान शारीरिक शिक्षा कहलाता है। एक और महोदय हैं सरमन, इन्होंने भी बड़ी अच्छी और सुंदर शब्दों में शारीरिक शिक्षा की परिभाषा बताई है। इन्होंने क्या कहा है कि शारीरिक शिक्षा मोटर एक्टिविटी, जो भी उछल कूद से संबंधित क्रियाएं होती हैं उनको मोटर एक्टिविटी बोला जाता है, जो हमारा शरीर, मानव शरीर करता है। तो मोटर एक्टिविटी और उनसे संबंधित माध्यमों से दी जाने वाली शिक्षा शारीरिक शिक्षा है। तो इन्होंने क्या कहा है, शारीरिक शिक्षा मोटर एक्टिविटी और उनसे संबंधित क्रियाकलापों जाने वाली शिक्षा है। तो सरमन महोदय ने भी बड़ी अच्छी परिभाषा बताई है कि जो भी शारीरिक शिक्षा का ज्ञान हम लेते हैं वो एक मोटर एक्टिविटी, अर्थात जो भी शरीर हमारा हलचल करता है, जो भी एक्टिविटी करता है, उनसे उनसे संबंधित और भी क्रियाएं, क्रियाकलाप या और भी गतिविधियां करता है, उनसे जो हमें शिक्षा मिलती है उसको शारीरिक शिक्षा बोलते हैं। तो ये दो परिभाषाएं, और एक शारीरिक शिक्षा का जो सामान्य अर्थ है, बच्चे के जो संपूर्ण विकास के लिए जो शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है उसको शारीरिक शिक्षा कहते हैं। यह सिंपल ही है। अगर आपसे कोई एक नंबर में पूछे तो आप ये जो डेफिनेशन है उसको बताएंगे, और किसी अगर विद्वान का नाम आ जाए तो आपको उस विद्वान से संबंधित जो भी परिभाषा है वो बतानी ही होगी। अब हम जो भी शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य हैं, मैं इसको साफ कर देता हूँ, आप इनको नोट कर चुके होंगे। तो अब हम जो शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य हैं उनको जानेंगे कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, अर्थात शारीरिक शिक्षा हम क्यों लेते हैं, उसके पीछे क्या कारण है। तो उद्देश्य का अर्थ यही होता है कि क्या कारण है कि हम वो ज्ञान क्यों ले रहे हैं, कि आप स्कूल में क्यों आते हैं। तो उसका भी एक उद्देश्य है कि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपको अच्छे से नौकरी मिलेगी, आप बड़े आदमी बनेंगे, समाज में एक आपका स्तर ऊंचा होगा, शिक्षित व्यक्ति होंगे तो समाज में भी आपका आदर बढ़ेगा, आप एक अच्छे व्यक्ति और अच्छे समाज को अच्छा बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें अच्छे से भाग लेंगे, अच्छी अच्छी बातें सोचेंगे। तो शिक्षा की काफ़ी सारी विशेषताएं होती हैं, तो इसीलिए आप स्कूल में आते हैं। तो उसका भी एक अपना अपना उद्देश्य है, हर कार्य का अपना अपना उद्देश्य होता है। तो शारीरिक शिक्षा का भी उद्देश्य है, वो भी मैं पॉइंटों में आपको बताऊंगा। अगर आप विस्तार से उसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो को देखिए और उसको समझ कर आप अपने तरफ से लिख सकते हैं। तो उद्देश्य है सबसे पहले शारीरिक शिक्षा का कि नंबर 1, स्वस्थ नागरिकों का निर्माण। तो शारीरिक शिक्षा का पहला उद्देश्य हमने लिखा कि जो भी नागरिक हैं देश के उनका स्वास्थ्य सही रहे, क्योंकि जो भी शारीरिक एक्टिविटी है वो अगर हम जारी रखेंगे, शारीरिक शिक्षा के दौरान काफ़ी एक्टिविटी होती हैं, काफ़ी नॉलेजेबल ये एक माध्यम है अपने शरीर के बारे में भी जानने का, शरीर के तंत्र के बारे में भी जानने का, यह कैसे कार्य करता है, अगर हम इसको सही रखना चाहते हैं तो क्या करें। तो शारीरिक शिक्षा में काफ़ी अच्छा स्कोप है, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रेरित करें, या दूसरों को भी हम इसको पढ़कर ज्ञान दे सकते हैं। तो स्वस्थ नागरिकों का निर्माण इसका एक मुख्य उद्देश्य है। नंबर 2 पर हम बात करेंगे मानसिक तनाव कम करना। आज की जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है उसमें जो भी मानसिक तनाव, जो दबाव है, प्रेशर बढ़ गया है, उसको कम करना भी इसका कार्य है। जो शारीरिक शिक्षा में हम एक्टिविटी करते हैं उस दौरान हम कोई भी बाह्य दबाव होता है उसको भूल जाते हैं, और उस दौरान हमारा जो मन है उस चिंता से, परेशानी से भटक जाता है। तो मानसिक तनाव कम करने का भी कार्य करता है कौन? शारीरिक एक्टिविटी, जो शारीरिक शिक्षा के माध्यम से हमें पता चलती है। नंबर 3 है शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत काफ़ी खेल होते हैं, बच्चे काफ़ी क्रियाएं करते हैं, एक्टिविटी करते हैं अपने शरीर से संबंधित, तो उनके शरीर में एक स्फूर्ति आती है, उनका शरीर सुडौल बना रहता है। तो मैं यहाँ पर नंबर 3 पर यही लिखूंगा कि शारीरिक स्फूर्ति।
तो शारीरिक स्फूर्ति भी आती है, या शारीरिक स्फूर्ति, बस इतना ही लिखेंगे, शारीरिक स्फूर्ति। तो नागरिकों की शारीरिक स्फूर्ति या बच्चों की, ये किसी भी एज से संबंधित हो सकता है। तो तीसरा उद्देश्य यही है कि शारीरिक स्फूर्ति में वृद्धि होती है। आगे बढ़ते हैं नंबर 4। इससे अगर हम शारीरिक शिक्षा के जो लाभ और हानि हैं उनको जान लेंगे तो एक व्यायाम होता है, एक्टिविटी होती है, अभ्यास, एक्सरसाइज हम करते रहेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज के बहुत सारे फायदे हैं, इस बात का हमें पता चल जाता है शारीरिक शिक्षा के माध्यम से। तो हम नियमित व्यायाम की आदत डाल लेते हैं, या अपने परिवार में, अपने समाज में भी हम उन लोगों को प्रेरित करते हैं जो अभ्यास नहीं करते। तो हमें भी नियमित अभ्यास की आदत पड़ जाती है। तो नियमित अभ्यास लोगों को बताना, या नियमित अभ्यास की आदत, यहाँ पर आप व्यायाम भी लिख सकते हैं यहाँ। तो नियमित व्यायाम की आदत, इसका ये भी एक उद्देश्य है, लोगों को हम बताएं, बच्चों को हम बताएं कि अभ्यास या व्यायाम से बहुत सारे फायदे हैं। तो यह भी इसका एक उद्देश्य है। शारीरिक शिक्षा के माध्यम से ये सारी बातें पता चलती हैं। नंबर 5 पर हम लिखेंगे कि शारीरिक शिक्षा में काफ़ी सारे गेम होते हैं, एक्टिविटी होती हैं। तो वो जो भी हम करते हैं उसमें जो खाली समय है, आज का आधुनिक दौर है, मशीनी कार्य करने से काफ़ी व्यक्ति फ्री रहने लगे हैं और उनकी जो शारीरिक एक्टिविटी है वो कम हो गई है। तो बहुत सारा खाली समय बच जाता है, उसको हम सही तरीके से अपने शरीर के फायदे के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं तो खाली समय का सदुपयोग हमें पता चलता है शारीरिक शिक्षा के माध्यम से। तो 5वां पॉइंट हमारा यही है कि खाली समय का सदुपयोग, तो यह भी बहुत ही अच्छा है मानव जाति के लिए। फिर है शारीरिक शिक्षा में काफ़ी सारी बातें स्वास्थ्य से संबंधित भी बताई जाती हैं। तो स्वास्थ्य संबंधी आदतें भी हमारी अच्छी हो जाती हैं, या हम दूसरे को बताते हैं तो उनकी भी अच्छी आदतें बन जाती हैं। तो स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतें, तो यह भी एक इसका फायदा है, एक उद्देश्य है, इसको प्राप्त करना होता है हमें। फिर है नंबर 7 पर कि खेलों के दौरान काफ़ी खिलाड़ी एक दूसरे खिलाड़ियों से मिलते हैं, समाज के सदस्यों से, बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, एक दूसरे देश की संस्कृतियों के बारे में पता चलता है। तो उन खिलाड़ियों में, या दर्शक भी एक दूसरी जगह भ्रमण करते हैं अपने खिलाड़ियों के जो टूर्नामेंट होते हैं, मैच होते हैं, उनको देखने के लिए। तो नैतिक गुणों का विकास होता है जो समाज में, उसमें शारीरिक शिक्षा का भी योगदान है। तो नैतिक गुणों का विकास हम लिखेंगे, नैतिक गुणों का विकास खेलों के माध्यम से बहुत अधिक होता है। व्यक्तियों को पता चल जाता है कि किन आदतों को अपनाकर हम समाज में अपना स्तर ऊंचा उठा सकते हैं। तो शारीरिक शिक्षा के माध्यम से हमें वो सब बातें पता चलती है। तो नैतिक गुणों का विकास नंबर 8 पर हम चर्चा करेंगे कि मैच के दौरान जो भी एक्टिविटी होती है उस दौरान एक खिलाड़ी या एक टीम एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते हैं या खेलते हैं। तो उस दौरान जो भावनाएं होती हैं वो नियमों में रहकर हमें एक दूसरे की हार जीत को स्वीकार करना पड़ता है। तो हमारा जो भावनात्मक विकास है वो भी बढ़ता है। तो गुस्सा कंट्रोल करने की आदत होती है, खिलाड़ियों में सहनशीलता भी आती है। तो वो सब बातें हम यहाँ पर नंबर 8 पर लिखेंगे कि भावनात्मक विकास भी इसका एक उद्देश्य है शारीरिक शिक्षा के माध्यम से। फिर है नंबर 9, जो भी खिलाड़ी होते हैं वो अपनी टीम का नेतृत्व करते हैं, जो कोच होते हैं वो भी अपनी टीम का नेतृत्व करते हैं। तो जो आपस में नेतृत्व के गुण को देखते हैं तो नेतृत्व के गुण पता चलते हैं। तो शारीरिक शिक्षा हमें ये मौका भी देती है कि नेतृत्व के गुण हम कैसे अपने आप को प्रदर्शित करें, सही मायने में हम एक अच्छे नेतृत्वकर्ता कैसे बने। तो 9वां पॉइंट हम यहीं लिखेंगे कि नेतृत्व के गुण, अगर हम अच्छा नेतृत्व करते हैं तो हमारा फ़ायदा है, हमारी टीम का भी फ़ायदा है, और गलत नेतृत्व के कारण हमारी टीम या हमारे जो भी अंतर्गत व्यक्ति आते हैं उनको नुकसान हो सकता है। तो जो भी अच्छी और गलत भावनाएं हैं हम शारीरिक शिक्षा के माध्यम से एक नेतृत्व के बारे में जान सकते हैं। फिर है नंबर 10 पर, लास्ट है ये नंबर 10, हम इसमें जो उद्देश्य है वो लिखेंगे रोगों पर नियंत्रण। क्योंकि शारीरिक शिक्षा का जो फील्ड है, शरीर के बारे में ज्ञान है, उसमें काफ़ी आदतें ऐसी बताई जाती हैं जिससे रोग लगने की संभावना कम हो जाती है, या रोगों के सामान्य लक्षण हमें पता चलते हैं। तो यह भी इसका उद्देश्य है कि हम लोगों को शिक्षित करें, रोगों से बचाएं, रोगों पर नियंत्रण स्थापित करें। तो
रोगों, 10वां पॉइंट हमारा यही है, रोगों पर नियंत्रण। तो ये 10 उद्देश्य हमने करे शारीरिक शिक्षा के संबंध में, तो आप इनको नोट करें, साथ के साथ इनको याद करें, और इनका अगर विस्तार से रूप दिया जा सकता है तो वो भी आप अपनी नोटबुक में दें, क्योंकि अगर 5 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको उद्देश्यों का एक विस्तारित रूप बताना पड़ेगा। तो मुख्य मुख्य जो मेन टॉपिक है, पॉइंट है, वो आपको बता दिए गए हैं। अब आप इनको अच्छे से याद करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। आप इसको अच्छे से नोट करें, पढ़ें और साथ के साथ याद भी करें। थैंक यू।